जो अपन ने कॉम्पैक्शन के लेबोरेटरी के टेस्ट पढ़े थे, उन टेस्ट को आप कोई सी भी सॉइल के लिए यूज कर सकते हो। चाहो तो आप कोहेसिव सॉइल के लिए यूज कर सकते हो, चाहो तो आप कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली देखो अपने पास में जो सॉइल्स होती है वो सॉइल्स आपके पास में दो तरह की होती है। या तो आपकी सॉइल हो सकती है कोहेजनलेस, कैसी हो सकती है कोहेजनलेस, या फिर आपके पास में जो सॉइल हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, कोहेसिव सॉइल हो सकती है। आइदर कोहेजनलेस और कोहेसिव सॉइल हो सकती है। ठीक है, अब देखो कोहेजनलेस सॉइल में अपन जनरली कंसीडर करते हैं ग्रेवल को, या फिर किसको कंसीडर करते हैं, सैंड को कंसीडर करते हैं। ओके, और नेक्स्ट अपने पास में जो कोहेसिव सॉइल आती है उसके अंदर अपन कंसीडर करते हैं सिल्ट को और क्ले को कंसीडर करते हैं। आइदर सिल्ट को कंसीडर किया जाता है और किसको कंसीडर किया जाता है, क्ले को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो कोहेसिव लेस सॉइल है वो आपकी सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल की कैटेगरी की है, और जो आपकी सॉइल है कोहेसिव सॉइल वो सॉइल आपकी फाइन ग्रेन सॉइल की कैटेगरी की है। ठीक है, अब कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर जो साइज ऑफ वॉइड होती है, साइज ऑफ वॉइड होती है वो क्या रहती है, लार्ज। ठीक, दूसरा कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर जो आपके नंबर ऑफ वॉइड होते हैं, नंबर ऑफ वॉइड होते हैं, रिक्तिकाएं जो होती हैं उनका जो नंबर होता है वो क्या रहता है, लेस रहता है, कम रहता है। ठीक है, वहीं अपन फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ वर्ड्स तो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं या मोर होते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स तो क्या होते हैं, मोर होते हैं। लेकिन जो यहां पे साइज ऑफ वर्ड्स होती है वो आपके पास में क्या रहती है, लेस रहती है। वो आपके पास में क्या रहती है, लेस रहती है। तो कोहेजनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल के अंदर वॉइड्स का नेचर डिफरेंट होता है। वर्ड्स का नेचर क्या होता है, डिफरेंट। नेचर ऑफ वर्ड्स आर डिफरेंट। और आपको पता है कि यदि नेचर ऑफ वर्ड्स डिफरेंट होगा तो उन सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होगी उन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वो डिफरेंस आपको क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज नेचर ऑफ वर्ड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक बार जो अपने कॉम्पैक्शन टेस्ट है उस कॉम्पैक्शन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे कोहेसिव सॉइल के ऊपर, और दूसरी बार अपन कॉम्पैक्शन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे कोहेजनलेस सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल। कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल मतलब जिस सॉइल के पास में कोहेजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब टेस्ट का प्रोसीजर आपका जो अपन ने प्रीवियस में डिस्कस किया था वही रहेगा प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर के अंदर अपन क्या करते हैं कि डिफरेंट वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग अपन ड्राई डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं, रो डी को डिटरमाइन करते हैं, वाटर कंटेंट और रो डी को डिटरमाइन करते हैं। और प्रैक्टिकली जो ये डाटा आता है वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी का, इस डाटा को अपन पुट करते हैं किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। किसके ऊपर पुट करते हैं, ग्राफ के ऊपर। अभी जो ग्राफ बनाया जाता है इस ग्राफ के अंदर अपन वाई एक्स एक्सिस पे तो रखते हैं वाटर कंटेंट को, किसको रखते हैं, वाटर कंटेंट को, और वाई एक्सिस पे अपन किसको रखते हैं, ड्राई डेंसिटी को। वाई एक्सिस पे किसको रखते हैं, ड्राई डेंसिटी को। और डिफरेंट वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग अपन ड्राई यूनिट वेट के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं, तो वो कर्व आपको कुछ पैराबोलिक नेचर का देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पैराबोलिक नेचर का। और इस पैराबोलिक नेचर से अपने को यह पता चलता है कि इनिशियल में आप जब देखो, इनिशियल में देखो यहां पे आप जब वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो, जैसे आप पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे जाओगे, तो पॉइंट 1 से 2 पे जाओगे तो वाटर कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वाटर कंटेंट इंक्रीज होने के साथ में देखो पॉइंट नंबर 1 से 2 पे जाओगे तो आपका ड्राई डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ड्राई डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कुछ समय बाद में आपको एक ऐसा वाटर कंटेंट मिलेगा, आपको एक ऐसा वाटर कंटेंट मिलेगा, उस वाटर कंटेंट पे आपको जो ड्राई डेंसिटी मिलने वाली है वो ड्राई डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होगी।
क्या होगी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और उस मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे जो वाटर कंटेंट होगा, उस वाटर कंटेंट को अपन बोलते हैं OMC। अब ये OMC होता क्या है, OMC आपके पास में होता है ऑप्टिमम, क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि व्हाट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो आप बताओगे कि ये एक आपका ऐसा वाटर कंटेंट है जहां पे सॉइल की जो ड्राई डेंसिटी होती है वो क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। क्या रहती है, मैक्सिमम। फिर प्रैक्टिकली ये भी देखा गया कि जब आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा वाटर कंटेंट बढ़ाते हो, तो ज्यादा वाटर कंटेंट बढ़ाने पे आपकी ड्राई डेंसिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ड्राई डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद में जो आपके वाटर कंटेंट की वैल्यू होती है, जिसके अंदर वाटर कंटेंट आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से कम हो, उधर की साइड को बोलते हैं ड्राई साइड। क्या बोलते हैं, ड्राई साइड बोलते हैं। तो यदि आपका जो वाटर कंटेंट है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से कम हो तो उसको अपन बोलते हैं ड्राई साइड। किसके अंदर, कॉम्पैक्शन कर्व के अंदर। और यदि आपका जो करंट वाटर कंटेंट है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा हो तो उधर की अपन साइड को बोलते हैं वेट साइड। क्या बोल देते हैं, वेट साइड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि यदि आपका जो वाटर कंटेंट है वो OMC से ज्यादा हो तब आपका उस उधर की तरफ को क्या बोलते हैं, वेट साइड। वेट का मतलब क्या हो गया, गीला, मतलब पानी ज्यादा आ गया। किससे ज्यादा, OMC के कंपेयर में ज्यादा आ गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, जब भी आप ग्राउंड के अंदर कॉम्पैक्शन करोगे तो जिस तरह का आपको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी डिजायर होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आप वाटर कंटेंट यूज करोगे। यह भी हो सकता है आपको यदि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी चाहिए तो आप कौन से वाटर कंटेंट पे सॉइल को कॉम्पैक्ट करोगे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे कॉम्पैक्ट करोगे। यदि आपको मान लीजिए जो सॉइल चाहिए उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जिधर की तरफ आपका फ्लक्यूलेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आप ड्राई साइड का यूज कर लोगे। यदि आपको ऐसी सॉइल चाहिए जिसके अंदर सॉइल का स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्पर्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिस्पर्ज। तब आप कौन सा यूज कर लोगे, वेट साइड का यूज कर लोगे। तो जिस तरीके का आपका कंडीशन रहेगा, फिजिकल कंडीशन रहेगा, उसी तरीके की आप क्या यूज कर लोगे, उसी तरीके का आप क्या यूज कर लोगे, वाटर कंटेंट यूज कर लोगे। और इस कर्व को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन कर्व। और ये कॉम्पैक्शन कर्व ओनली किसके लिए होता है, ओनली आपका रहता है कोहेसिव सॉइल के लिए। किसके लिए होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए। आगे बात समझ में आ कि नहीं आ रही। अब नेक्स्ट देखिए, इसी कॉम्पैक्शन कर्व को मैं इधर वापस प्लॉट करता हूं। ये मैंने वापस प्लॉट कर लिया ऐसे। इधर मेरा आ गया कौन सा, रोडी, और इधर मेरा क्या आ गया, वाटर कंटेंट। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जिस वाटर कंटेंट पे आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलता है, उस समय जो सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहता है वो 100% से क्या रहता है, कम रहता है। 100% से क्या रहता है, कम। इसके करस्पॉन्डिंग अपन यहां पे दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2। ठीक है, लाइन किसके बीच में ड्रॉ होगी, रोडी और वाटर कंटेंट के बीच में, या फिर यहां पे गामा डी लिख सकते हो और वाटर कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो सेकंड वाली लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं 100% सैचुरेशन लाइन। क्या बोलते हैं, 100% सैचुरेशन लाइन। या फिर इसी लाइन को अपन बोलते हैं वापस 0% एयर वॉइड लाइन। क्या बोलते हैं, 0% एयर वॉइड लाइन। तो यहां से अपने को देखो दो डाटा देखने को मिलते हैं कि अपन ने थ्योरेटिकली पढ़ा है कि आपका जो ड्राई डेंसिटी मिलेगा वो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम तब होगा, जब आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 100% होगा। तो यदि यहां पर मैं यदि रिजल्ट लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जब S बराबर 100% होगा उस समय जो मेरा ड्राई डेंसिटी है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ऐसा कब, थ्योरेटिकली।
थ्योरेटिकली, ठीक है। और यदि मैं प्रैक्टिकली बात करूं, तो आपका जब डेंसिटी रहेगा मैक्सिमम, जब डेंसिटी क्या रहेगा मैक्सिमम, उस टाइम पे आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 100% से क्या रहने वाला है, कम रहने वाला। 100% से क्या रहने वाला दोस्त, कम रहने वाला है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये रिजल्ट किसके लिए वैलिड है? ये रिजल्ट वैलिड है कोहेसिव सॉइल के लिए। कोहेजन लेस सॉइल के लिए ये रिजल्ट वापस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और कोहेसिव सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट को बढ़ाने के साथ में इनिशियली आपका ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होता है। आफ्टर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपका जो ड्राई डेंसिटी है वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। तो ये रिजल्ट है किसका, कोहेसिव सॉइल का। कौन से टेस्ट के अंदर, कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसी के बारे में देखो अपन डिस्कस करते हैं कि आफ्टर परफॉर्मिंग अबव कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑन सॉइल बल्क यूनिट वेट गामा टी इज डिटरमाइंड। जो अपन ने पहले टेस्ट पढ़े थे 4 तरीके के, उन चारों टेस्ट को अपन परफॉर्म करके उस सॉइल का बल्क यूनिट वेट निकाल लेते हैं, गामा टी निकाल देते हैं, ठीक है। गामा टी आप लोग कैसे निकालते हो, तो गामा टी का यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेट ऑफ सॉइल इन मोल्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। जो मोल्ड है उस मोल्ड के अंदर जितना सॉइल भरा हुआ है, उस मोल्ड के अंदर जो सॉइल है उसका वेट ले लो और उस मोल्ड का वॉल्यूम ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, बल्क यूनिट वेट मिल जाएगा। उसके बाद में फर्दर क्या लिखा है, अ सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम मोल्ड एंड टेस्टेड फॉर वाटर कंटेंट। अब जो सैंपल था मोल्ड के अंदर सॉइल का, उसी में से आप क्या करो, वापस एक और सैंपल ले लो और उस सैंपल को आप लेबोरेटरी के अंदर ले जाओ और लेबोरेटरी के अंदर ले जाने के बाद में उस सॉइल का आप क्या चेक करो, वाटर कंटेंट चेक करो। क्या चेक करो, वाटर कंटेंट, यूजिंग ओवन ड्राई मेथड। क्योंकि ओवन ड्राई मेथड है वो वाटर कंटेंट डिटरमाइन का कैसा है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स है। और जिस तरीके का आपका सॉइल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, विच इज यूज्ड टू फाइंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। और जो ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट आने वाला है, उस वाटर कंटेंट को आप फर्दर यूज करोगे क्या डिटरमाइन करने के लिए, ड्राई यूनिट वेट को डिटरमाइन करने के लिए। और उसके लिए रिलेशन क्या होता है कि जो आपका ड्राई यूनिट वेट होता है गामा टी, वो किसके बराबर होता है, बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट के क्या रहता है, इक्वल रहता है। गामा डी बराबर गामा टी अपॉन 1 प्लस क्या रहता है, डब्ल्यू रहता है। यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपको गामा डी भी मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग आपको वाटर कंटेंट भी मिल गया, ठीक है। तो बार बार वाटर कंटेंट चेंज करोगे, गामा डी निकाल लोगे, फिर उससे क्या करोगे, कर्व प्लॉट कर लोगे। और इसी कर्व को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास में हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, इसके अपन ने क्या लिख दिया, वाटर कंटेंट। क्या लिख दिया, वाटर कंटेंट स्मॉल w, ठीक है। और जो वर्टिकल एक्सिस था उस पर मैंने क्या लिख दिया, ड्राई डेंसिटी गामा डी। क्या लिख दिया, ड्राई डेंसिटी गामा डी। और जिसमें मेरी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम थी, गामा डी मैक्सिमम था, उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट आ रहा था उसको मैंने क्या लिख दिया, OMC। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि यदि आपका वाटर कंटेंट है वो OMC से कम हो तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राई साइड ऑफ OMC, क्योंकि वाटर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से क्या है, कम है। यदि आपका वाटर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा हो तब अपन उसको क्या बोलते हैं, वेट साइड ऑफ OMC बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेट साइड ऑफ OMC बोल देते हैं। तो ये कॉम्पैक्शन कर्व है, दिस इज ओनली फॉर क्ले, ओनली फॉर क्ले। दिस टेस्ट इज रिपीटेड एट डिफरेंट वाटर कंटेंट एंड करस्पॉन्डिंग ड्राई यूनिट वेट अचीव इज नोटेड। अलग अलग वाटर कंटेंट लोगे, डिफरेंट वाटर कंटेंट लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो ड्राई यूनिट वेट अचीव होगा उसको आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। क्या कर लोगे, नोट। देयर इज वन मॉइस्चर कंटेंट टर्म्ड एज OMC। अब मेरे पास में जो अलग अलग वाटर कंटेंट आएंगे उसमें से एक जो वाटर कंटेंट आता है उसको अपन बोलते हैं OMC। क्या बोलते हैं, OMC। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल अटेन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो इस पॉइंट के अंदर आपको लिखी हुई है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहां पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है एट विच सॉइल अटेन, जहां पर सॉइल
अटेन करती है किसको, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव कर लेती है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, अ लाइन शोइंग द रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इज टर्म्ड एज एयर वॉइड लाइन। अब यहां पे देखो एक कोई मैंने लाइन बना दी, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर मान लो जो मेरा परसेंटेज एयर वॉइड्स था, वो परसेंटेज एयर वॉइड्स कैसा है, कांस्टेंट है। परसेंटेज एयर वॉइड मेरे पास में कौन सा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं एयर वॉइड लाइन। क्या बोलते हैं, एयर वॉइड लाइन बोलते हैं। तो यहां पे लिखा है ना, अ लाइन शोइंग द रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी। किसके बीच में रिलेशन बताएगा, वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में बताएगा। एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। तो ये लाइन आप लोग ध्यान रखना कि उस लाइन का जो एयर वॉइड्स होगा, परसेंटेज एयर वॉइड्स होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, एयर वॉइड लाइन बोलते हैं। सर जो ये इक्वेशन बनेगी एयर वॉइड लाइन की, इस एयर वॉइड लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ, जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने गामा डी एन ए के बीच में एक रिलेशन देखा था कि ड्राई यूनिट वेट और परसेंटेज एयर वॉइड्स के बीच में रिलेशन क्या रहेगा। और वो मेरे पास में रिलेशन क्या था, गामा डी बराबर 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू क्या था, जी था। यही तो रिलेशन था। कहीं कहीं पे जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी एस से भी रिप्रेजेंट करते थे। यही तो देखा था, गामा डी बराबर 1 माइनस एन ए जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी एस। ये रिलेशन था कि नहीं था, ये तो रिलेशन था। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा आपका, इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, एन ए जो होगा, ये एन ए आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन लाइन। तो वही इक्वेशन देखो यहां पर लिखी हुई, गामा डी बराबर 1 माइनस एन ए जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी एस। जहां पर कौन सी टर्म किसको डिनोट करेगी, तो ये जो एन ए है इसको बोलते हैं अपन परसेंटेज एयर वॉइड। क्या बोलते हैं, परसेंटेज एयर वॉइड। जीएस का मतलब क्या होता है, जीएस का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जीएस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, सॉलिड की। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक, गामा डब्ल्यू ऑलरेडी आपको पता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब ये जो स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, इस स्मॉल डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट। फिर से ये जीएस मेरे पास में क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड आ जाएगा। और किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए एन ए बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपको मस्ट रिमेंबर होनी चाहिए कि परसेंटेज एयर वॉइड्स के अंदर किसी सिंगल लाइन के लिए आपका जो एन ए है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आपका एन ए चेंज होगा, लाइन भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से एक आपकी दूसरी लाइन आती है, उस लाइन को अपन बोलते हैं सैचुरेशन लाइन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन लाइन। ठीक है, अब ये जो सैचुरेशन लाइन होती है वो भी एयर वॉइड लाइन की तरह प्लॉट होती है आपका, किस किस के बीच का प्लॉट होती है, ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच का प्लॉट होती है। एक आपका लाइन होती है, ठीक है, लाइन होती है गामा डी और डब्ल्यू के बीच में। और इस सिंगल लाइन के ऊपर जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब एक लाइन बना ली तो उसके लिए एक ही डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहेगा। मतलब मैंने इसको बोल दिया कि 40% सैचुरेशन लाइन, मैंने कोई लाइन बनाई और इस लाइन को बोल दिया 40% सैचुरेशन लाइन। किसके बीच में बनाई मैंने, वाटर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट के बीच के अंदर बनी। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के आप किसी भी पॉइंट्स पे जाओगे, इस लाइन के आप किसी भी पॉइंट्स पे जाओगे तो आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखने को मिलेगा। वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना देखने को मिलेगा, 40% देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में कि नहीं है। तो यहां पे क्या लिखा है, अ लाइन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट, बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट of a compacted soil at constant percentage of degree of saturation is termed as saturation line।
किसके बीच में? वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका ड्राई यूनिट वेट के बीच में। कहां पर? कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये चीज याद रखना, कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? सैचुरेशन लाइन बोलते हैं। आगे बात समझ में नहीं? अब देखो इसकी इक्वेशन कहां से आती है, सैचुरेशन लाइन की इक्वेशन कहां से आती है? तो ध्यान से देखिएगा, अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो मेरे पास में गामा डी होता है, उस गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू अपॉन में क्या होता है? 1 प्लस ई होता है। क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू अपॉन में क्या होता है? 1 प्लस ई होता है। आगे बात समझ में कि नहीं आगे यहां तक आपको? अब देखो, जो मेरे पास में ई होता है, इस ई के लिए भी अपन ने एक रिलेशन देखा है कि एस ई बराबर क्या होता है? डब्ल्यू इंटू जी। एस ई बराबर क्या होता है? डब्ल्यू इंटू जी। तो इस इक्वेशन में मुझे बताइए ई का फॉर्मूला क्या होगा? तो ई मेरे पास में आ जाएगा डब्ल्यू इंटू जी अपॉन में कितना आ जाएगा? एस। डब्ल्यू इंटू जी अपॉन में क्या आ जाएगा? एस। और इसकी वैल्यू को आप इस इक्वेशन के अंदर लाके पुट कर लीजिए। तो गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन क्या लिख दोगे? एस लिख दोगे। और इस लाइन के अंदर एस की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन के अंदर एस की वैल्यू आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है फॉर अ पर्टिकुलर सैचुरेशन लाइन। ठीक है, तो आप देखो यहां पर एक ये इक्वेशन देख पा रहे होंगे, जो इक्वेशन क्या है? गामा डी बराबर जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी इंटू एस। आगे बात समझ में? ये जी एस फिर से आपका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एस है, ये एस आपका रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को डिनोट करता है। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इस लाइन पे आपका एस बराबर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी आपको ऐसे मतलब एग्जाम में पूछ ली जाती है कि आपका जो 100% सैचुरेशन लाइन है, आपका जो 100% सैचुरेशन लाइन है, क्या वो सैचुरेशन लाइन है, क्या वो रिप्रेजेंट करेगा 0% एयर वॉइड लाइन को? 0% एयर वॉइड लाइन को कहने का मतलब यह है, क्या मैंने यहां पे एक लाइन बना ली और इस लाइन को बोल दिया कि ये एक 100% सैचुरेशन लाइन है। कैसी लाइन है? 100% सैचुरेशन लाइन है। क्या ये 100% सैचुरेशन लाइन ही 0% एयर वॉइड लाइन, 0% एयर वॉइड लाइन होगी या फिर नहीं होगी? ठीक है, तो इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि अपन 100% सैचुरेशन लाइन की भी इक्वेशन निकालते हैं, साथ ही साथ अपन 0% एयर वॉइड लाइन की भी इक्वेशन निकालते हैं। यदि दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाती है सेम, मतलब एक समान आ जाती है, तब तो वो रिप्रेजेंट कर लेगी। यदि एक समान नहीं आती है तब वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? तो देखो कैसे अपन निकालते हैं। तो अपने को पता है कि इक्वेशन ऑफ 100% सैचुरेशन लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन का इक्वेशन क्या होगा उसको अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। अब 100% सैचुरेशन लाइन है तो S की वैल्यू कितनी होगी? 100%। और 100% को यदि मैं डेसिमल में लिखूंगा तो मैं कितना लिख दूंगा? 100/100, जिसकी वैल्यू मेरे पास में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू मेरे पास में कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखता हूं, मतलब पहले इक्वेशन लिखता हूं सैचुरेशन लाइन की। तो देखो सैचुरेशन लाइन की इक्वेशन क्या थी? गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन में क्या था? एस था, यही तो था। अब 100% सैचुरेशन लाइन के अंदर एस की वैल्यू क्या बन गई? 1। तो इस इक्वेशन के अंदर आप एस की जगह कितना पुट कर लीजिए? 1। जैसे ही आप एस की जगह पुट कर लेंगे 1, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। अपॉन में जो 1 आएगा ना, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा।
आगे बात में, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड करोगे तो उस नंबर के अंदर कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास में इक्वेशन आ गई 100% सैचुरेशन लाइन की। सिमिलरली अपन डिटरमाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ 0% एयर वॉइड लाइन। इक्वेशन ऑफ 0% एयर वॉइड लाइन की इक्वेशन निकालता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एयर वॉइड लाइन की इक्वेशन थी क्या? एयर वॉइड लाइन की इक्वेशन थी गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। ये तो इक्वेशन थी आपके पास में, 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। अब 0% एयर वॉइड लाइन है, इसका मतलब परसेंटेज एयर वॉइड है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे? एन ए से। उसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी? 0। उसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी? 0। जैसे ही आप इसके अंदर एन ए की जगह 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 जी गामा डब्ल्यू अपॉन कितना आ जाएगा? 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। इधर क्या है? गामा डी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व आउट करोगे तो गामा डी बराबर आपके पास में क्या बनेगा? 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1, और 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो वैल्यू आ जाएगी जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी आ जाएगी आपके पास। अब आप लोग क्या करो, ये जो इक्वेशन है नंबर 2 इक्वेशन है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, तो जब आप सैचुरेशन लाइन की इक्वेशन देखोगे, कौन सी वाली? 100% सैचुरेशन की, तो इक्वेशन क्या मिल रही है? गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। और यदि आप 0% एयर वॉइड लाइन की इक्वेशन देखोगे तो उसकी इक्वेशन भी क्या आ रही है? गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी आ रही है। आगे बात सुन, तो दोनों लाइन की इक्वेशन सेम है कि नहीं है? दोनों लाइन की इक्वेशन एक समान है। एक समान है, इसका मतलब जो 100% सैचुरेशन लाइन है वही लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? 0% एयर वॉइड लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो देखिए यहां पर जो कॉम्पैक्शन कर्व बना रखा अपन ने उस नेक्स्ट कॉम्पैक्शन कर्व के अंदर अपन ने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्शन कर्व में अपन ने एक्स एक्सिस पे ले लिया वाटर कंटेंट, वाई एक्सिस पे अपन ने क्या ले ली? ड्राई डेंसिटी ले ली। ठीक है, फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो थ्योरेटिकल रो डी मैक्स होता है वो तो ज्यादा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो आपको रो डी मैक्स मिलता है वो क्या मिलता है? कम मिलता है। अगली बात समझे, क्योंकि जो आपका थ्योरेटिकली जो आपको रो डी मैक्स मिलता है वो मिलता है जब आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो? 100%। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसा हो? 100%। तो थ्योरेटिकल जो आपका रो डी मैक्स होता है वो क्या रहता है? ग्रेटर रहता है। किसके कंपेयर में? प्रैक्टिकल के कंपेयर। आगे बात समझ में, तो ये आपका प्रैक्टिकल कर्व हो गया और ये आपकी 100% सैचुरेशन लाइन होगी। और 100% सैचुरेशन लाइन को अपन क्या बोलते हैं? 0% एयर वॉइड लाइन बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो यहां पे क्या लिखा है? अ लाइन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड रोडी। रोडी का मतलब क्या होगा? ड्राई डेंसिटी एट 0 एयर कंटेंट, मतलब 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नॉन एज 0 एयर वॉइड लाइन। क्या बोलते हैं? 0 एयर वॉइड लाइन। ठीक है, यहां पे एयर वॉइड कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जहां पे मतलब एयर क्या हो जाए? बिल्कुल ही रिमूव हो जाए, मतलब सारे के सारे वॉइड्स में क्या प्रेजेंट हो? पानी प्रेजेंट हो, ओनली वाटर प्रेजेंट हो। उस समय जो आपकी लाइन हो जाती है उस लाइन को बोल देते हैं 0% एयर वॉइड लाइन बोल देते हैं। जो ये 0% एयर वॉइड लाइन होती है यही आपकी कौन सी लाइन होती है? 100% सैचुरेशन लाइन होती है। ठीक है, और ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो दोनों की इक्वेशन होती है वो इक्वेशन क्या होती है? गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू कितना होता है? जी होता है, जिसको मैंने अभी आपको प्रूफ भी करके बताया कि ये इक्वेशन आपकी कहां से आने वाली है। इट इज नोटेड दैट 0% एयर वाइड लाइन करस्पॉन्ड्स टू 100% सैचुरेशन लाइन। ठीक है, अब ये तो आपका ट्रू है,
ये जो है ना, ये तो आपका ट्रू है, मतलब दोनों समान होती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 90% सैचुरेशन लाइन, क्या वो 10% एयर वाइड लाइन होगी क्या? जैसे सैचुरेशन 100 था तो अपन ने एयर वाइड 0 मान लिए, सही है। क्या 90% सैचुरेशन लाइन होगी, क्या वो 10% एयर वाइड लाइन होगी या नहीं होगी? तो अभी देखो प्रूफ करते हैं कि यहां पे तो लिखा हुआ नॉट सेम, दोनों समान नहीं होती, लेकिन समान क्यों नहीं होती है इसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास में सैचुरेशन लाइन की इक्वेशन क्या थी? सैचुरेशन लाइन की इक्वेशन थी गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन में कितना था मेरे पास में एस, ठीक है। यही तो सैचुरेशन लाइन की इक्वेशन थी। अब मुझे देखना 90% सैचुरेशन लाइन। अब 90% सैचुरेशन लाइन के लिए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा, वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोस्त कितना होने वाला है? 90%। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मेरे पास कितना आने वाला है? 90% आने वाला है। यदि इसको मैं डेसिमल में लिखूं तो कितना हो जाएगा? 0.9। तो यहां से मेरे पास में गामा डी बराबर कितना आ जाएगा? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी अपॉन एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.9। कितनी आ जाएगी? 0.9, ठीक है। अब यहां से 0.9 को अपन क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, जी गामा डब्ल्यू, और मैंने 0.9 को क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, ठीक है। जैसे ही आप 0.9 को एलसीएम लोगे तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आ जाएगा 0.9 प्लस कितना आ जाएगा? डब्ल्यू इंटू जी, प्लस मेरे पास में कितना आ जाएगा? डब्ल्यू इंटू जी। और जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो 0.9 कहां चला जाएगा? ऊपर। 0.9 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो उसको मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्टली 0.9 को किधर भेज दे रहा हूं? ऊपर भेज दे रहा हूं। तो ये डब्ल्यू इंटू जी आ गया, ठीक है। और 0.9 मेरा कहां आ गया? ऊपर आ गया, ठीक है। तो गामा डी बराबर 0.9 जी गामा डब्ल्यू अपॉन 0.9 माइनस डब्ल्यू इंटू जी प्लस डब्ल्यू इंटू जी, ये इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास में 90% सैचुरेशन लाइन की। किसकी आ चुकी है? 90% सैचुरेशन लाइन की। अब मैं सिमिलरली क्या डिटरमाइन करता हूं? 10% एयर वाइड लाइन की इक्वेशन निकालता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ 10% एयर वाइड लाइन। क्या इक्वेशन लिख देता हूं? 10% एयर वाइड लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो एयर वाइड लाइन की इक्वेशन मेरे पास में क्या थी? गामा डी बराबर 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू मेरे पास में क्या था? जी, ठीक। अब 10% एयर वाइड लाइन होगी, उसके ऊपर मेरे पास में परसेंटेज एयर वाइड्स कितने आ जाएंगे? 10%, ठीक है। 10% को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.1। वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? 0.1 हो जाएगी। तो जैसे ही आप Na की वैल्यू 0.1 इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो 1 माइनस 0.1 इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा? 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है। अब इस 1 में से आप 0.1 को माइनस करोगे तो आपके पास में रिमेनिंग रिजल्ट क्या मिलेगा? 0.9। तो गामा डी बराबर 0.9 इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है। तो अब आपके पास में दो इक्वेशन आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास में थी गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू इंटू 0.9 अपॉन 0.9 प्लस डब्ल्यू इंटू जी, जो इक्वेशन थी आपकी 90% सैचुरेशन लाइन की, ठीक है। और एक आपके पास में इक्वेशन थी 10% एयर वाइड लाइन की, वो इक्वेशन मेरे पास में क्या थी? गामा डी बराबर 0.9 जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। अब आप 90% सैचुरेशन लाइन है और 10% एयर वाइड लाइन है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखोगे तो जो अपर पोर्शन है ना, वो तो दोनों के अंदर देखो सेम है, 0.9 जी गामा डब्ल्यू, 0.9 जी गामा डब्ल्यू। लेकिन जो इन दोनों का लोअर पोर्शन है, तो सैचुरेशन में तो आ रहा है 0.9 प्लस डब्ल्यू जी, और एयर वाइड लाइन में क्या आ रहा है? 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। तो बताओ क्या दोनों इक्वेशन सिमिलर है?
क्या दोनों इक्वेशन एक समान है? तो आप बोलोगे सर दोनों इक्वेशन एक समान नहीं है, इसीलिए 90% सैचुरेशन लाइन होगी, वो 10% एयर वॉइड लाइन नहीं होगी। तो अपन ने यहाँ पे के लिए क्या लिख दिया? नॉट सेम लिख दिया। मतलब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट कैसा है मेरे पास में? करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको। उसके बाद में देखो दोस्त, यहां पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। इसके अंदर अपन ने एक रिलेशन देखा था कि जो एयर कंटेंट होता है और जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है, इन दोनों का जो समेशन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से आप मुझे बताओ कि AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस एस। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि S बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस AC। S बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस AC। यदि आपके S की वैल्यू हो जाए 1, S की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो एयर कंटेंट आपके पास में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपके पास में एयर कंटेंट कितना आ जाएगा? 0। तो यहां पे इक्वेशन लिख दी S प्लस AC बराबर 1। यदि यहां पे S बराबर 1 हो जाए तो एयर कंटेंट आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। S बराबर 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 100% सैचुरेशन। इसका मतलब मेरे पास में क्या आ गया? 100% सैचुरेशन। ठीक है। उसके बाद में देखो, आपने एक रिलेशन और पढ़ा होगा, Na बराबर क्या होता है? N इंटू AC। Na बराबर क्या होता है? N इंटू AC। अब S बराबर जब 1 था उस समय AC बराबर कितना हो गया? 0। जैसे ही आपका AC बराबर 0 हो गया उस समय आपका Na भी कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए जब S बराबर 1 होता है उस समय Na बराबर कितना होता है? 0 होता है। इसलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बात समझ में नहीं आ रही? अब इस देखो स्टेटमेंट नंबर 2 को भी इसी फॉर्मूले से अपन प्रूफ करना चाहें तो देखो कैसे करोगे। इस स्टेटमेंट के अंदर आपका जो सैचुरेशन है वो कितना है? 90% है। कितना? 90%। 90% का मतलब हो गया कि S की वैल्यू कितनी है? 0.9। S की वैल्यू कितनी होगी? 0.9। अब S की वैल्यू इसके अंदर आप 0.9 रखोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो देखो 0.9, S की जगह कितना रख दिया? 0.9 प्लस AC बराबर आपने कितना रख दिया? 1। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.9 बराबर कितना आ जाएगा? 0.1। आगे बात समझ में नहीं आ रही? अब देखो Na बराबर क्या होता है? N इंटू AC। Na बराबर क्या होता है? N इंटू AC। और ये आपको पहले से पता है, ये आपको पहले से पता है कि जो ये N होता है, इस N को अपन बोलते हैं पोरोसिटी। इस N को अपन क्या बोलते हैं? पोरोसिटी बोलते हैं। ठीक है। और जो पोरोसिटी की वैल्यू जो होती है, पोरोसिटी की वैल्यू, वो पोरोसिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के क्या रहती है? बीच में रहती है। हमेशा 0 या फिर 1 के क्या रहेगी? बीच में रहेगी। तो 1 से छोटी रहेगी वैल्यू। जब n आपका 1 से छोटा रहेगा तो किसी भी नंबर के अंदर 1 से छोटी संख्या का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है वो हमेशा उस नंबर से क्या मिलता है? छोटा मिलता है। तो जो मेरे पास में AC था उसमें मैंने 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो Na भी मेरे को क्या मिलेगा? स्मॉलर मिलेगा। मतलब जो Na मिलेगा वो AC से हमेशा क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अब AC की वैल्यू आ रही है 0.1। 0.1 का मतलब कितना हो गया? 10%। भाई 0.1 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो परसेंटेज में आएगा ना, तो 10%। यदि मैं ऐसे बोलता कि 90% जो सैचुरेशन लाइन है वो 10% एयर वाइड लाइन नहीं होगी, वो होती 10% एयर कंटेंट लाइन। AC को अपन क्या बोलते हैं? एयर कंटेंट ही तो बोलते हैं ना। यदि मैं बोलता 10% एयर कंटेंट लाइन तो स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि जिस समय डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90% है ना, उस समय एयर कंटेंट कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। लेकिन जो परसेंटेज एयर वॉइड्स आएगा वो AC से भी छोटा होगा, मतलब 10% से भी क्या रहेगा? छोटा रहेगा। 10% के इक्वल नहीं रहेगा, इसलिए ये दोनों लाइन क्या होगी? सेम नहीं होगी। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो इन्होंने देखो नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है कि यहां से आपका AC बराबर 0 आ गया। जैसे ही आप AC बराबर 0 इस इक्वेशन के अंदर रखोगे ना, इस इक्वेशन के अंदर, तो आपका परसेंटेज एयर वर्ड्स भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो फिर इन्होंने क्या बोला कि आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो हो जाए, मान लो 0.85 बोले तो 85% हो जाए। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन आने वाली है ना, वो लाइन कौन सी आ जाएगी? 85% सैचुरेशन लाइन।
कौन सी आ जाएगी दोस्त? 85% सैचुरेशन लाइन आ जाएगी मेरे पास में। अब वही वापस रिलेशन कि S बराबर कितना दे रखा? 85%, तो S बराबर रखो यहां पे 0.85 प्लस AC बराबर क्या रख दो? 1। तो यहां से मेरे पास में जो एयर कंटेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 माइनस 0.85। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.15। कितना आ जाएगा? 0.15। तो AC बराबर क्या होता है? 1 माइनस S। जैसे ही आप S की जगह 0.85 रख दोगे आपके पास में AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.15 आ जाएगी। ठीक है, फिर वही आप रिलेशन यूज करोगे परसेंटेज एयर वॉइड्स, पोरोसिटी और एयर कंटेंट के बीच वाला। जैसे ही आप उस रिलेशन को यूज करोगे तो NA बराबर क्या आ जाएगा? N इंटू AC आ जाएगा। अब AC की वैल्यू कितनी आ गई? 0.85। और जो पोरोसिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के क्या रहती है? बीच में रहती है। और 0 से 1 के बीच का कोई नंबर हो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल रिजल्ट उस एग्जैक्ट नंबर से क्या मिलता है? छोटा। इसलिए आपका जो NA रहेगा वो NA आपका AC से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। NA आपका कभी भी AC के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए जो आपकी 85% सैचुरेशन लाइन है वो 15% एयर वॉइड लाइन के इक्वल नहीं रहेगी। वो आपके एयर वॉइड लाइन के इक्वल नहीं रहेगी। इस बात का आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया? नॉट सैम लिख दिया। लेकिन 80% जो सैचुरेशन लाइन है वो 15% एयर लाइन के बराबर होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि जिस समय आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा 0.85 उस समय एयर कंटेंट कितना आ रहा है? 0.15। मतलब S आपका 85% है तब आपका AC कितना आ रहा है? 15%। तो दोनों लाइन क्या होगी? सेम होगी, एक समान होगी। तो वही स्टेटमेंट इन्होंने यहां पे लिखा है कि 85% सैचुरेशन लाइन 15% एयर कंटेंट लाइन के क्या होगी? समान रहेगी।